नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में अध्याय नंबर 2 का ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और इसका जो पीडीएफ है मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका जो पीडीएफ है वहाँ डाल देता हूँ, या आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं सेंड कर देता हूँ इस पीडीएफ को। तो चलो अपनी टॉपिक को और जाते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ होगा। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। आपने पढ़ा होगा 1857 के बाद जहाँ मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम करी थी, है ना। ये एक पहला आंदोलन माना जाता है एक राष्ट्रवाद को लेकर। और ये 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये इस इमेजेस के थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे युद्ध हुआ था। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? मंगल पांडे के नेतृत्व में ये लड़ा गया था और अंग्रेजों के खिलाफ। अब समझते हैं कि 1870 में जो उन्होंने किसने करी थी? बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। यह भी पूछा जाता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अब इसका इमेजेस भी देख सकते हो कि यह है 1870 में वंदे भारत की रचना करी गई थी। समझ गए। तीसरा पॉइंट को देखें तो 1855 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई और व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। यह भी एक जीके में क्वेश्चन आता है कि 1885 में कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना करी गई है ना, और ये कहाँ करी गई थी? बम्बई में करी गई थी। बम्बई आज मुंबई कहने लगा। और इसकी जो अध्यक्षता है व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष रहे। अब हम लोग समझते हैं कुछ और फैक्ट, जैसे ये देख सकते हो उसका इमेजेस व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। आपने पढ़ा होगा लॉर्ड कर्जन, है ना। वो 1905 में बंगाल का विभाजन करा था कि उनको अलग किया था कि बंगाल को, यही किया था। फिर 1905 में अभिनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। मतलब उन्होंने 1900 कितना में 5 में ही क्या भारत माता, जैसे आपने देखा होगा कई बुक्स में दिया होगा कि उसमें एक देवी दुर्गा माँ उसको दिखाया गया। उन्होंने 1905 में ही दर्शाया। उन्होंने बनाया एक मानचित्र, भारत के मानचित्र में। किसने बनाया था? अभिन्द्रनाथ टैगोर ने। ये चीज़ें याद रखना। समझ गए। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। आपने पढ़ा होगा कि 1906 में एक अलग राष्ट्र बनाने की जो मांग हो रही थी, तो 1906 में क्या हो गया? आगा खां ने और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी कि एक अलग उनको बनाया जाए, कम्युनिटी बनाया जाए और वो लोग अपना शासन करें, है ना। बाद में जब पाकिस्तान अलग होने के बाद ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब हम लोग समझते हैं और इसका इमेजेस भी आप देख सकते हो अमरिंद्रनाथ टैगोर का। अब हम लोग समझते हैं कि आगा खां और नवाब सलीम की कुछ तस्वीरें यहाँ देख सकते हो, जिनका इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि 1907 में कांग्रेस विभाजन नरम दल एवं गरम दल में क्या है। मतलब आपने कई बार सुना होगा गरम दल और नरम दल, ये एग्जाम में 12 क्लास में आया था। नरम दल और गरम दल से क्या तात्पर्य है? तो 1907 में गरम दल और नरम दल का मतलब आगे समझेंगे। इसका मतलब अगर आप चाहो तो गरम दल जो एक कैसे आदमी थे, जो हिंसक आदमी थे, मतलब कुछ भी बोल दो पूरा एकदम हिंसक। और जो नरम दिल है, जो कि दयावान है, दयालु है, ऐसे लोग थे, उसी को बोला जाता है नरम दल गरम दल। तो उसको बांटा गया था। अब समझ दे, जैसे कि आपको देखा होगा महात्मा गांधी और ऐसे बहुत सारे पार्टी थे, जैसे कि हो गया, तो वो लोग अलग पार्टी बनाए गए, जो नरम दिल और गरम दल, इनको बनाया गया। समझ गए।
अब देखते हैं हम लोग 1911 की ओर। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। कि 1911 में एक आयोजन हुआ था दिल्ली में और इसमें बंगाल का जो विभाजन ना करने के लिए उनको रद्द कर दिया गया और दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब उसको राजधानी ना बना करके दिल्ली में कर दिया गया। पहले कलकत्ता बनाना चाहते थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। आपको पता है कि 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो उस समय भी क्या हुआ था, यहाँ पर संग्राम हो रहा था। 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेशी वापसी हुई। उन्होंने 1915 में महात्मा गांधी आए, स्वदेशी अपनाया, मतलब बहिष्कार करा। उन्होंने अपनी खुद की कमीजें पहनी, कपड़ा पहना। 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरुद्ध में चंपारण में आंदोलन किया था। 1917 में उन्होंने करी थी महात्मा गांधी ने नील कृषि। अब नील क्या है, एक तरह का एक कह सकते हो ड्रग्स बनता था, है ना। वो भारी मात्रा में कृषि की जाती थी भारत के लोगों के किसान के द्वारा और इसी के विरुद्ध में उन्होंने चंपारण आंदोलन करी 1917 में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में स्ट्रेटेजी के में पूछा जाता है बहुत। अब कुछ उसके तस्वीरें भी यहाँ देख सकते हो कि कैसे उन्होंने चंपारण आंदोलन के समय कैसी उन्होंने पहनी थी पोशाक। अब हम लोग देखते हैं कि 1917 में ही कुछ और आंदोलन हुए जो प्रमुख थे। 1917 में ही महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1917 में ही गुजरात के कुछ खेड़ा जिले था, वहाँ पर किसानों का हक मांगने के लिए, है ना, वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन किया था। फिर आप पॉइंट देखो तो 1918 में भी महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में कहाँ पर, अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल, जहाँ सूती कपड़ा मिल बनते थे, तो कारीगरों के लिए वहाँ पर जो काम करते थे उनके लिए, उनके हक के लिए उन्होंने सत्याग्रह करी थी। कब, 1918 में। समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। कब हुई थी वही, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। मतलब भारतीय जो स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया, मतलब इसका मतलब आप देखो कि आप भारत के लोग यहाँ पर शासन नहीं कर सकते हैं, हम ही लोग अंग्रेज ही कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, ब्रिटिश लोग, है ना। अब देखो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर रॉलेट एक्ट जैसे कानून बनाया। कहाँ, 1919 में। भाई ब्रिटिश रॉलेट एक्ट क्या था इसको समझते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने करी थी रॉलेट एक्ट, और कहा 1919 में, ये पूछा जाता है। और इसमें आपको कुछ नहीं बोल सकते हो, अगर बोला तो सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इस तरह का कानून बना था, उसी को बोला जाता है रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोगों को असमंजस हुआ। तो यह था एक, इस वन शॉट में हम लोग देख रहे हैं, इसको एक्सप्लेन आगे करेंगे। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ऑब्जेक्टिव में डिफरेंटली आता है। 13 अप्रैल 1919 को याद रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, राइट। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगर इनके पीछे का अगर आप हिस्ट्री को देखो तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक चीज़ कि वहाँ पर जालियांवाला बाग पर लोगों के द्वारा पुलिस कर्मियों को मारने लगा था, इस कारण से वहाँ पर हुआ था जालियांवाला बाग, है ना, जला दिया गया था, ऐसे ऐसे। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट से। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने करी थी। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। अब ये किसके आंदोलन, किसके नेतृत्व में करी गई थी, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये चीज़ें याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट्स हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। अब पूछा यहाँ जाता है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू की, महात्मा गांधी।
1922 में चोरा चोरी में हुई। कहाँ हुआ? चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने, अब यहाँ हम लोग समझें कि असहयोग आंदोलन क्या था और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अब यहाँ समझने वाली कि चोरी चोरा जो कांड हुआ था 1922 में हुआ था। अब इसमें घटनाएं क्या हुआ था? तो ये एक पुलिसकर्मी को जिंदा जलाया गया, हिंसक बढ़ने लगा, असहयोग होने लगा। जब असहयोग आंदोलन थोड़ा धीरे धीरे क्या होने लगा कि लोग हिंसक प्रवृत्ति के होने लगे, पुलिसकर्मियों को मारने लगे, अंग्रेजों को मारने लगे। तो इस वजह से लोग क्या होने लगे, वहाँ पर गोली चलने लगे और इस वजह से चोरी चोरा जो 1922 में हुआ था, उस समय उन्होंने, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब हम लोग समझते हैं 9 अगस्त 1925 को कावेरी क्रांतिकारियों ने अंग्रेज खजाने ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था। कब? 19 अगस्त 1925 को। अब ये काकोरी क्या है भाई? क्रांतिकारी लोग थे और उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को ट्रेन से लूट लिया था। हालांकि भारत के थे लेकिन उन लोगों के हिरासत में था। 9 अगस्त 1925, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। अब हम लोग समझते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और जिसके विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और अब यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में और ये लाला लाजपत की उसी समय मृत्यु हो गई थी, उसी विरोध में। अब हम लोग समझते हैं कुछ शहीद लोगों के, मतलब कौन कौन शहीद हुए, कौन कौन यहाँ यात्रा करी उन्होंने। अब देखते हैं 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंक दिया। आपको पता है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। इसका मकसद था कि अंग्रेजों को जो अपनी मांगे हैं उनको क्या करना, देना, अंग्रेजों से उसको मांगना। इस वजह से वो लोग, उसका उद्देश्य था किसी को नहीं मारना, लेकिन उसको हिरासत में ले लिया गया अंग्रेज के द्वारा। अब क्या हुआ? अब देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दाड़ी यात्रा आरंभ की थी। अब ये दाड़ी यात्रा काफ़ी फेमस है। अभी दाड़ी यात्रा करें 12 मार्च 1930 को, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है और ये साबरमती से, मतलब गुजरात से दांडी यात्रा करी थी, उसी को बोला जाता है दांडी यात्रा। आप यहाँ कुछ इमेजेस भी देख सकते हो, मतलब नमक कानून को तोड़ने के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था। ये वन शॉट वाला है, जिसको आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में बहुत काम आएगा। आगे हम लोग इसका देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप्स, कुछ इम्पोर्टेंस थ्योरीज को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। 12 अप्रैल 1930 को क्या करेगी, दांडी यात्रा शुरू करी गई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गया था और वहां पर नमक तोड़ा गया कि अपने से बनाया गया। महात्मा गांधी ने खुद नमक बनाया और अंग्रेजों को चुनौती दी उस वजह, और उन्होंने नमक कानून तोड़ा इसी वजह, और इसी को बोला जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब हम लोग समझते हैं कि 1930 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। मतलब वो डॉक्टर भीम अम्बेडकर चाहते थे कि दलित वर्ग या अनुसूचित जाति जो SC ST हैं उसको विशेष प्रकार की आरक्षण प्राप्त हो, वो और प्रत्येक असेंबली से पार्लियामेंट हो गया जैसे सिस्टम में उन लोगों का भागीदारी एक रिजर्व कैटेगरी में सुरक्षित है। तो इसीलिए 1930 में ये एसोसिएशन गठित करी गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अब यहाँ इसका इमेजेस भी देख सकते हो। अब हम लोग जानते हैं कि 23 मार्च 1931 में हालांकि क्या हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी दे दी गई थी। आपको पता है कि 23 मार्च 1931 में
याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों थे। इन्होंने क्या करी थी, अंग्रेजों के प्रति हिंसक तरीकों से उन्होंने लड़ाई करी थी, है ना। और ये 1931 को फांसी दे दिया गया था। तो हम लोग ये वाला टॉपिक्स को हम लोग करेंगे, और इसका जो फास्टली ये जो जितने भी जो पॉइंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। तो आपको ये वन शॉट में मैं कर देता हूँ। और ये टॉपिक्स बड़ा तो नहीं है, लेकिन 1 घंटा का लग जाएगा, इसलिए हम इसको फास्टली हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में 1931 में गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। मतलब 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहां अपेक्षित सफलता नहीं थी मिली। 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य पुणे पैक्ट हुआ, है ना, 1932 में। अभी पुणे पैक्ट किया था, इसको थोड़ा समझो। जब महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच जब समझौता हुआ, उसी समझौता को बुलाया जाता है पुणे एक्ट। और इस समझौता में क्या हुआ था, दोनों के बीच आरक्षण को लेकर, आरक्षण का मतलब है कि जो लोग भारत के जो जितने भी एसटी एससी के लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में या कई जगहों पर ऐसी सीटों पर, जैसे हो गया आप विधानसभा सीट हो गया, लोकसभा सीट हो गया, तो उसमें एक विशेष आरक्षित सीट एससी एसटी वालों के लिए होनी चाहिए। ये उन्होंने करी थी। वो चाहते थे कि 78 हो, लेकिन महात्मा गांधी ने अलग अलग 140 सीट उन्होंने दी। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1942 में अफ्रीका ने जापान पर परमाणु हमले और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कर दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का प्रस्ताव के साथ भारत आया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद। तो इस तरह का जो फैक्ट है आप उसको पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपको इतना फैक्ट याद रखना, ये किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब ये सब्जेक्टिव टाइप में जोड़ सकते हो, ये सब्जेक्ट टाइप में बीच बीच में आएगा, लेकिन विशेषकर एक ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद ये वाला है, सॉरी, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना और समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाता है। इस सभी लोग या एक भारत के लोग अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने भावना जो राष्ट्र के प्रति सब कुछ क्या करते हैं, त्यागते हैं, उसी को बोला जाता है राष्ट्रवाद। ये लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाएं समूह के हो सकते हैं, जैसे लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम इन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। हम लोग देखा होगा 15 अगस्त के दिन सभी लोग जात ना पात कोई नहीं देखा जाता है, एक राष्ट्र के लिए सब लोग झंडे को सलाम देते हैं। तो ये एक राष्ट्रवाद को दर्शाता है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद के जन्म देने वाले कारक, कि ये राष्ट्रवाद का जो विचारधारा वो कहाँ से आया। तो यूरोप से आया था। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो ये यूरोप से शुरू हुआ, फिर ये भारत में आ गया। भारत वियतनाम उपनिवेशी विरोधी आंदोलन से जुड़ा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते। अब हम लोग समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने का कारक क्या है, कि एक भारत को राष्ट्रवाद के रूप में कैसे देखा गया, क्या जो कारक था, क्या कारण था कि राष्ट्रवाद का इतना प्रचार हो। फर्स्ट पॉइंट में देखो,
तो साहित्य, लोक कथाएं, गीत या चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवादी का प्रचार करा गया था। साहित्य लिखा गया, कोई गीत लिखा गया, मतलब आप देखा होगा जन गण मन, ये ना एक तरह से चित्र के द्वारा दर्शाया गया कि हम लोग एक हैं। भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी, मतलब भारत माता को राष्ट्र के रूप में देखा गया। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्र पहचान, चिन्हों या प्रतीकों के प्रति जागरूकता, या उदाहरण आप झंडा को ले लो। इतिहास की पूर्ण व्याख्या, मतलब इतिहास को देखा गया कि हम लोग एक ही भारत के लोग हैं हम लोग और भाईचारे हैं, इस तरह का कुछ किया गया था। ये सब कारण था, आप यहाँ पढ़। अब लोग समझते हैं कि पहला जो विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग के बारे में, इसका जो पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट में, युद्ध के कारण रक्षा संबंधित खर्चों में बढ़ोतरी हुई। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध, भारत का प्रभाव तथा युद्ध पक्षपात परिस्थितियाँ। जब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। उस समय क्या हुआ था? युद्ध के कारण रक्षाबंदी संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हुई कि बहुत सारे देश आपस में युद्ध कर रहे थे। इसी समय भारत भी युद्ध कर रहा था, तो उस समय क्या होता, खर्चों भी बड़े होगी, मतलब युद्ध करने के लिए। इसे पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए, टैक्स बढ़ाए गए, जनता से ज़्यादा पैसे लेने लगे। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। क्या क्या, युद्धों के वर्षों में चीज़ों को कीमतें बढ़ गई, मतलब युद्ध के समय जो वस्तुएं थी वो बढ़ गई कीमतें। 1913 से 1918 के बीच दाम दुगने हो गए थे, जो भी वस्तुएं थी भारत में वो ज़्यादा हो गई थी। दाम बढ़ने के आम आदमी को अत्यधिक परेशान हुए। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था कि लोग, जब सैनिक उस समय बहुत कम थे, उस समय से ग्रामीण इलाकों से क्या करता था, सीधी भर्ती किया जाता था, ना ही फिजिकल कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। भारत के भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई, मतलब उस समय जो भोजन था, उस समय फसलें खराब होती रही, इस कारण भोजन की कमी हुई। फ्लू की महामारी ने समस्या को गंभीर कर दिया। 1921 में जनगणना के अनुसार अकाल महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक लोग मारे गए थे भारत में। ये एक डेटा है 1921 का। तो ये सब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय, क्या क्या परिस्थिति हुआ, क्या प्रभाव पड़ा भारत। अब हम लोग समझते हैं कि सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का अर्थ, यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। अब ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ क्या था, इनको समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट में है, फर्स्ट पॉइंट, सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। उन्होंने सत्य के रास्ते में चला। गांधी जी की मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं थी। अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रह लड़ाए जा सकते हैं, जीत की जा सकती है। फिर आप देखोगे उन्होंने क्या करी थी। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ। तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वो भारत लौटे। वो दक्षिण अमेरिका में रह रहे थे उस समय। और क्या हुआ, 1915 की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे पहले चंपारण बिहार में 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया उन्होंने। 1917 में खेड़ा में गुजरात किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए उन्हें संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने पर प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन कर सकते हो। अहमदाबाद 1918 में कपड़ा कारखाने में मजदूरों और समर्थनों में सत्याग्रह आंदोलन किया। मतलब ये सब आंदोलन जब फर्स्ट टाइम 1915 में आया था तो उस समय ये आंदोलन करी थी, और इसी बाद वो एक जड़े राजनेता के रूप में उभरे। अगर देखो रॉलेट एक्ट 1919, मैंने पहले भी इसका वन शॉट में पढ़ाया था, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था।
रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान मतलब राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। मतलब जितने भी राजनीतिक कैदियां हैं वो बिना कोर्ट किए, बिना सुनवाई किए 2 साल तक उसको जेल में बंद रखा जाएगा, ये कानून लाया गया। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में राजनीतिक गतिविधियों को दमन करने के लिए। मतलब जो राजनीतिक जो लोग आए रहे थे उनको दबाना था। रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था? इसका 2 रीजन बताए गए हैं। पहला था भारत के नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया, भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। मतलब जो रॉलेट एक्ट है वो भारत के लोगों के द्वारा कोई भी पूछा नहीं गया है किसी को, और नागरिक की जो आज़ादी जो चाहते थे उन पर प्रहार किया गया कि तुमको आज़ादी नहीं मिलेगी, ये था। अगर आप देखो फिर देखो रॉलेट एक्ट के क्या परिणाम हुए। जब रॉलेट एक्ट हुआ तो इनके पश्चात क्या हुआ, क्या परिणाम निकला। फर्स्ट पॉइंट देखो तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन हुआ। हड़ताल करी गई थी, आप रॉलेट एक्ट को वापस लीजिए। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस हुआ, मतलब विभिन्न शहरों में ये जुलूस निकाला गया, नारा लगाया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल हुआ। अब हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। ये बेहद इंपॉर्टेंस है और ये पूछा जाता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप में। दस अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसके कारण जनरल डायर ने हाथों में सौंप दी। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शारीक होने आया था। ये बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए, भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इसके चारों तरफ दुकानें बंद हो गई। कौन सी चैप्टर? ये वाला है। हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलनों को वापस ले लिया और क्योंकि वे हिस्सा नहीं चाहते थे, है ना। ये वाला आपको करना है। जब आप पीडीएफ देखोगे तो उनमें ई बुक मिलेगा, एक सीरियली नंबर। ये मैंने एडिट करी है, इस वजह से इधर उधर हो गया है पेजेस। अब हम लोग देखेंगे कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड का प्रभाव। जब जलियांवाला बाग हुआ तो इनके पश्चात क्या प्रभाव पड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो तो भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे, उनको गिराने लगे। और क्या होने लगा, सरकार के निम्नतापूर्ण रवैया अपना तथा लोगों के अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रह की जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सरे साहिबों और सलाम करने के लिए मजबूर किया गया, है ना। ये सब था। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरावाल के गांवों पर बम बरसाए गए, ये सब था। आंदोलनों का जो आंदोलन की विस्तार की आवश्यकता के बारे में समझते हैं। रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलनों का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसे तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत का मुद्दा को समझेंगे। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ इस्लामिक विश्व का अत्यधिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी और ये अफवाह फैल गई कि तुर्की पर एक
अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा को तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बंबई के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। समझ गए? महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? क्यों उठाया होगा? रॉलेट एक्ट की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जानधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, मतलब और बड़े आंदोलन करना चाहते थे। इन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय संगठन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें भारत ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। अब यहाँ असहयोग आंदोलन के बारे में समझते हैं। असहयोग आंदोलन अपने प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1919 में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारत ने उनके साथ सहयोग किया। इसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगा और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी का विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। इसका किसका मानना था? महात्मा गांधी का। और ये असहयोग इसलिए हुआ आंदोलन। अब ये असहयोग आंदोलन के पीछे क्या कारण था कि क्यों करना पड़ा ये आंदोलन? प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण किया गया। जब प्रथम युद्ध हुआ, जब 1914 में, वो समाप्ति के बाद फिर युद्ध हुआ। अंग्रेजी द्वारा स्वराज प्रदान करने को मुकर जाना, रॉलेट एक्ट का पारित करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित, ये सब वजह था एक असहयोग आंदोलन का कारण। मतलब अंग्रेजों ने ये सब वजह से एक असहयोग आंदोलन खड़ा किया। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव, मतलब कुछ प्रस्ताव भी रखा गया कि इस आंदोलन को बंद करो। अंग्रेजों ने कहा था हम कुछ प्रस्ताव करके तुम लोग की मांगों को पूरा करेंगे। अब क्या प्रस्ताव था? अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का वापस करना, सिविल सर्विसेज, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है। इस तरह से हुआ था। फिर आप देखो तो असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन 1920 में असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा करी गई। दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मोहर तथा उसकी शुरुआत पर सहमति दी गई। तो ये सब था। अब हम लोग समझेंगे, हम ये फास्टली पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका जो PDF आपको तो मिल जाएगा, वहाँ से आप बढ़िया तरह से पढ़ लेना। ये क्योंकि अभी इस टॉपिक्स में बहुत टॉपिक कवर करना है, इसलिए यह जो जितने भी लिखा हुआ है ना, एक सरल भाषा में लिखा गया है, इसलिए हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। याद रखना, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। और विभिन्न सामाजिक मुद्दों ने आंदोलनों में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग जिसमें अनेक सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, लोगों का मानना था। अब देखते हैं शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना क्या है। चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का जो कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत लंबे समय तक मिले के कपड़े का बहिष्कार
नहीं कर सकते थे। यह एक बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि जो खादी का कपड़ा है वो बहुत ही महंगा होता था। वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल कांग्रेस की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए देनी थी। इसलिए छात्रों ने शिक्षकों ने सारे स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम से जुड़ गए। ये सब हुआ था, दिमाग पड़ गया था। अब असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति कब हुई थी इसको समझते हैं। 1922 में, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, और क्योंकि चोरी चोरा में हिंसक घटना हो गई थी, है ना, हमने पहले भी वन शॉट में पढ़ा था चोरी चोरा के बारे में, और यही वजह से असहयोग आंदोलन को लिया गया था। अब हम लोग तो देखते हैं कि चोरी चोरा घटना की क्या है और ये कैसे था, क्या घटनाएं हुई थी। फरवरी 1922 में गांधी जी ने टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोली भी चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, उसमें आग लगा दी। ये घटना उत्तर प्रदेश की चोरी चोरा में हुई थी। अब हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की और जाते हैं। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। कांग्रेस के कुछ नेताओं भी जन आंदोलन से थक से गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिल का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुआ और CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी जनवरी 1923 का गठन ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतें में गहरी गिरावट आई और ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हुआ। अब समझते हैं साइमन कमीशन में। ये साइमन कमीशन हम पढ़ लेते हैं, इसको आप बढ़िया तरह से पढ़ लेना। 1927 में ब्रिटेन साइमन कमीशन का गठन ताकि भारत में सार्वजनिक व्यवस्थाओं की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन भारत का आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन आया। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। उसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया। 26 जनवरी 1930 को संविधानता दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण संविधानता के लिए संघर्ष करें। फिर आप देखो नमक यात्रा या असहयोग आंदोलन 1930। फर्स्ट वन है जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांग रखी। ये मांगे उद्योगपति से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़े हुए थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी। लॉर्ड इरविन से इसे भी मांग करने के लिए तैयार नहीं थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नामांकन को उल्लंघन, ये घटना को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं हम फास्टली पढ़ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये वीडियो लंबा हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है 5 मई 1931 को 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसमें क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, ये उनकी मांग थी। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए, नमक पर लगाए गए सभी कर हटाया जाए, ये सब था। आंदोलनों में किसने भाग लिया, इनको भी देखना जरूरी है। देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से
दाढ़ी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में गुजरात अमीर पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। क्योंकि अमीर समुदाय व्यापार अवसाद और गिरती कीमतें से बहुत प्रभावित थे, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। रेल कर्मचारियों, डाक वर्कर्स, छोटे नागपुर के खनिज आदि में विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों की मांग करी। तो ये सब था, आपको पढ़ लेना है। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई थी। पहला था कि देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई, वन कानूनों का उल्लंघन करे गए थे, ये सब था। फिर आप देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया है। कांग्रेस नेताओं का हिरासत में ले लिया गया था, निर्मम दमन कर गया था कि उसको बहुत खतरा दबा दिया गया था। शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर आक्रमण कर दिया गया था अंग्रेज ने। महिलाओं और बच्चों की पिटाई करी गई थी, लगभग 1 लाख गिरफ्तार हुए थे। फिर देखते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और उपनिवेशिक सरकार ने की प्रतिक्रिया। लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। आंदोलनों को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। हजारों जेल गए, गांधी को कैद कर लिया गया और अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। तो ये सब था, आपको पढ़ लेना है बढ़िया तरह से। ये 1 शॉट में था और इसको आप नोट डाउन कर सकते हो या PDF इनका आपको मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ो। ये क्या है, अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम में लिखोगे ना तो आपको कम समय में आप ज़्यादा लिख पाओगे और नंबर भी क्या मिलेगा, भर भर के मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई एग्ज़ाम में लिखा जाता है, जब पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं तो जल्दी हमारा पेज भर जाता है, दिखने लगता है कि हमने बहुत लिखा। अगर आप लाइन बाय लाइन लिखो ये बहुत टाइम लग जाता है, आप लिख नहीं पाओगे। तो ये सब एक टेक्निक्स है, इस तरह से मैंने लाया। अब हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं, इसको आप पढ़ लेना। इस बार लोगों ने केवल अंग्रेजों की सहयोग ना करने के लिए बल्कि उपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा और किसानों ने लगान और चौकीदारों ने चुकाने से इनकार कर दिया। वनों के रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। तो ये सब वजह था, आपको डिटेल से पढ़ना है। फिर था सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, कैसे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफल बनाया, क्या भूमिका रही होगी औरतों की। औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकान की पिकेटिंग की। कई महिलाएं जेल भी गई और ग्रामीण क्षेत्र में औरतें ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे और असहयोग आंदोलन से अलग कैसे था, ये वाला। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज था, लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। ये सब अलग था, ये चीज़ें याद रखना। दोनों आंदोलन महात्मा गांधी ने करी थी, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंसेस हैं, आप यहाँ पढ़ लेना, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस उनके हितों की अनदेखी कर रही थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी था। दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। 1932 की पुणे संधि के प्रावधान, इसमें दलित वर्ग
जाति के नाम से जाना गया। प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायकी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ही होता है। सामूहिक अपनापन का भाव, वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया। चित्र और प्रतीक, भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई। इस छवि के मध्य से राष्ट्र की पहचान में मदद मिली। लोक कथाएं, राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का उल्लंघन करने लगे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करती है। ये सब था। फिर आप तिरंगा के बारे में पढ़ोगे, इतिहास की पूर्ण व्यवस्था, गीत जैसा वंदे मातरम, ये किसने लिखा, कैसे हुआ था, ये सब आप पढ़ोगे। फिर ये कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं जिनका क्वेश्चंस आंसर्स हैं, आप यहाँ पढ़ लोगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उपनिवेशिक में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया और उपनिवेशवाद विरोध आंदोलन से जुड़े हुए क्यों थी। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ, यहाँ तक है, आप इसको पढ़ लोगे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, भारत विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो सेकेंड नंबर का जो आंसर है यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला है सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर का उत्तर हम यहाँ लिख भी देते हैं, सेकेंड का उत्तर है। तीसरा नंबर का उत्तर यहाँ दिया हुआ है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, ये हमें पता है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो 3 नंबर का प्रश्न है का उत्तर है ना, राइट। फिर आप देखोगे सत्याग्रह के विचार का मतलब क्या है। तो गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। इसका आंसर जो है, आप इसका एक डिस्कशन में दिए हैं एक पीडीएफ लिंक, वहाँ पर ई भी बुक मिलेगा। इसमें कुछ चेंजिंग हो गया है, इसमें क्रॉप एडिट करते समय, तो इसका नहीं है। आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ तो दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। फिर ये इसका क्वेश्चन आंसर है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था, इन पर हमें अखबार के लिए एक रिपोर्ट लिखना है, पढ़ लेना। पढ़ने के बाद ये वाला भी पढ़ लेना, इसको पढ़ने के बाद ये वाला पढ़ो। तो बाकी ये सब इतना ही था। तो आपको जितने भी टॉपिक नहीं पढ़ा तो ये सब था। अब हम समझते हैं कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, है ना। इसके बारे में आपको बताते हैं कि पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है और टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करनी। तो चलो इसके बारे में हम दिखाते हैं। जब मेरे चैनल में आ जाओगे तो आपको यहाँ एक बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आपको यहाँ देख लेना है। हिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड का आप इसमें ओके करोगे तो मैंने ऑलरेडी इसका एक फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, तो आपको इसमें क्लिक कर दिए होंगे जब सेकेंड चैप्टर आप पढ़ ले होते हो, तो इसका जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ एक मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर मोर का ऑप्शन। इस मोर वाले जो ऑप्शंस में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक कर दिए तो क्लिक करने के बाद और एक मोर वाला ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है, ये वाला, है ना। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ एक मिल जाता है पीडीएफ लिंक और एक मिल जाता है टेलीग्राम लिंक। जब आप इसमें पीडीएफ लिंक जब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो इसमें अगर क्लिक करोगे तो आपको जो ई बुक मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको देखता हूँ। जैसे अब मैंने क्लिक करी तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा किसमें, ये वाला में। तो आप देख रहे हो ये वाला इस प्रकार का जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
समझ गए। तो आपको जो पूरा एकदम इसका आंसर उत्तर पूरा मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं कुछ तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर की ओर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।